welcome back. I am back with another video of the historical background of the periodic table. In the previous two lectures, we have discussed about the historical background and the evolution of periodic table. In this lecture, we will discuss about the modern periodic table. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि अल-राज़ी ने काम किया, डोब्राइनर ने काम किया, न्यूलैंड ने काम किया, मेंडलीव ने काम किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंडलीव की पीरियड टेबल, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके अंदर मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में बात करेंगे, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, और साथ में हम ये देखेंगे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया और कैसे दिया। सो लेट्स स्टार्ट। So basically the main theme is about the periodic classification of elements and periodicity. So periodic classification of the elements is about the arrangement or classification of the elements in the form of table. So in the modern periodic table, the modern periodic table is based upon the atomic number, increase in the atomic number, and that increase is the regular increasing order of the atomic number. So what is the modern periodic table? The modern periodic table is the arrangement किस चीज़ की, एलिमेंट्स की। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किस तरह की अरेंजमेंट है? टेबुलर अरेंजमेंट है, एक टेबल की फॉर्म में है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किस बेस पे है, किस बेस पे ये टेबल बनाई गई है? एंड दैट इज द अटॉमिक नंबर। अब वो अटॉमिक नंबर का सीक्वेंस क्या रखा गया है, वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स दैट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटॉमिक नंबर। सो ये जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अटॉमिक नंबर की बेस पे, तो ये कंसेप्ट किसने प्रपोज किया था? H.G.J. मोज़ले ने। उसका पूरा नाम था H.G.J. और मोज़ले। इसने एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, वो हम बाद में देखते हैं कि इसने एटॉमिक नंबर की टर्म कैसे इंट्रोड्यूस करवाई। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको ओल्ड पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन H.G. मोज़ले ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया, और इस बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो उसने क्या लॉ प्रपोज किया, क्या डेफिनेशन, क्या कंसेप्ट प्रपोज किया? उसने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें विद इंक्रीजिंग ऑर्डर, then there is a repetition of properties of elements after a regular interval। तो अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें तो क्या होगा? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होगी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। सो हम इसको प्रॉपर वर्ड्स में देखते हैं। सो व्हाट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? इसको दो फॉर्म्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोज फॉर्म्स? Those forms are, one of those is if the elements are arranged, एलिमेंट को हमने अरेंज करना है किस बेस पे? एटॉमिक नंबर की बेस पे, और उसका सीक्वेंस क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर का। सो इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन व्हाट विल हैपन? व्हाट ऑब्जर्वेशंस विल बी डन? तो क्या हो देखेंगे हम कि देयर विल बी द रेपिटेशन। किस चीज़ की रेपिटेशन? प्रॉपर्टीज़ की। दीज प्रॉपर्टीज़ आर आल्सो फिजिकल एंड केमिकल। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिजिकल भी होंगी और केमिकल भी होंगी। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन होती है, और रेपिटेशन किस तरह होगी? एक रेगुलर इंटरवल के बाद।
तो जिस तरह हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि लिथियम से बात स्टार्ट होती है, लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद लिथियम वाली प्रॉपर्टी फिर रिपीट होती है सोडियम में। इसी तरह फिर सोडियम वाली प्रॉपर्टी जो होती हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है पोटाशियम में। इसी तरह ये सीक्वेंस चला जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो क्या होता है, एक इंटरवल के बाद, एक पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में पीरियडिसिटी पाई जाती है, रेपिटेशन पाई जाती है, वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे सिंपल वर्ड्स में, शॉर्ट वर्ड्स में भी बता सकते हैं। कैसे कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि वो फैक्टर, जो वो फंक्शन जिसमें पीरियडिसिटी पाई जाती है, जिसमें रेपिटेशन पाई जाती है, जो एक वक्फे के बाद रिपीट होगी, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। So according to modern statement or modern periodic law, the elements are arranged with the increasing order of atomic number and there is the repetition of the properties of elements after a regular interval। तो यहाँ तक बात हो गई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। अब हम ये देखते हैं थोड़ा सा इसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसको किस तरह प्रपोज किया गया। तो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से कि एटॉमिक नंबर की टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई और कैसे करवाई, तो वो हम देखते हैं उससे पहले कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, उसका जो गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट है, उसके हवाले से आप फेमिलियर हैं। द रदरफोर्ड परफॉर्म द गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट टू मेक द एविडेंस ऑफ द न्यूक्लियस। उसने ये अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रपोज किया, प्रूफ किया और डिस्कवर किया कि एटम के सेंटर में एक हैवी और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज एटम के मास के ऑलमोस्ट हाफ या एग्जैक्ट हाफ के इक्वल होता है। इट मीन्स ही डिस्क्राइब दैट द charge on the nucleus, charge on the central part of the atom is almost equal to the half or exact half of the atomic weight। यानी nuclear charge is equal to or almost equal to the half of the atomic weight। इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि हीलियम के ऊपर जो चार्ज होता है 2 होता है और उसका एटॉमिक मास होता है 4। तो एटॉमिक मास का जो हाफ है वो न्यूक्लियस का चार्ज है। इसी तरह हम कार्बन की एग्जांपल लें, कार्बन का जो चार्ज होता है 6 है, उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। तो उसका जो कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो उसके एटॉमिक वेट का हाफ है। अब ये एग्जैक्ट हाफ के लिहाज से बात हो गई और हम ऑलमोस्ट हाफ के लिहाज से बात करें तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम का जो चार्ज नंबर होता है वो होता है 11 और उसका जो मास नंबर है वो 23 है। तो उसके ऑलमोस्ट हाफ के इक्वल है। तो इसका हाफ जो होगा 11.5 होगा, लेकिन उसका चार्ज जो है वो 11 है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव चार्ज उस एटम के वेट के हाफ के इक्वल होता है या ऑलमोस्ट हाफ के इक्वल होता है। अब जब रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम के न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो एग्जैक्ट होता है, किसी भी 2 एलिमेंट्स का जो चार्ज नंबर है, जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता। उसके बाद H.G. मोज़ले ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट किए, एक्सरेज के बॉम्बार्डमेंट कराई एलिमेंट्स के ऊपर और वहाँ से स्पेक्ट्रम गेन किए। उन स्पेक्ट्रम से भी उसने यही ऑब्जर्व किया
और साथ में रदरफोर्ड ने जो क्लियर बात की कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी एटम के दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मैच नहीं करता। किसी भी दो एलिमेंट्स का जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो एग्जैक्ट नहीं है, सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इट मीन्स कि हम एलिमेंट्स को एक अलग से फैक्टर्स की बेस पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस बात को फिर मज़ीद एक्सटेंड किया H.G. मोज़ले ने एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करवाई डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर, वहाँ से एक्सरेज के स्पेक्ट्रम का डाटा ऑब्ज़र्व किया। उसने ये ऑब्ज़र्व किया और वहाँ से कंक्लूड किया कि किसी भी दो एलिमेंट्स का जो एनर्जीज स्पेक्ट्रम है, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, किसी भी दो एलिमेंट्स का एग्जैक्ट सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रम्स डिफरेंट है तो इट मीन्स उनकी एनर्जीज डिफरेंट है। तो उसने ये कहा कि किसी भी दो एलिमेंट्स के एटम्स की एनर्जीज सेम नहीं है, और ज़ाहिर बात है सेम होनी भी नहीं है। जब दो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होने हैं, तो इस बेस पे वहाँ पे इंटरेक्शंस भी डिफरेंट होंगी। इंटरएक्शंस डिफरेंट होगी तो एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी। तो H.G. मोज़ले ने ये एक्सपेरिमेंट, एक्सरेज के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, और उसने जो एनर्जीज़ थी, जो एनर्जीज़ वहाँ से इमिट होती थी या एब्जॉर्ब होती थी, उनको एटॉमिक नंबर के साथ कैसे रिलेट किया कि एनर्जी ऑफ द एलिमेंट और एटम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ देयर चार्ज नंबर। एटॉमिक नंबर की टर्म तो बाद में इंट्रोड्यूस करवाई, तो पहले इसको चार्ज नंबर कहा जाता था। सो H.G. मोज़ले ने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है उसमें जो एनर्जी चेंज आ रही है, वो जो एनर्जी इमिटेड है या एब्जॉर्ब्ड है, वो उसके चार्ज नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी के साथ जब कन्वर्ट किया तो कांस्टेंट ले गया है A और B। यहाँ पे A और B जो है ये हर एलिमेंट के अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले कांस्टेंट हैं, और ये हर एलिमेंट से वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। तो इस रिलेशन की बेस पे उसने एनर्जीज़ को एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट किया, और जो उस वक्त चार्ज नंबर कहलाता था। अब उसके बाद फिर मोज़ले ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हर एलिमेंट का, वही रदरफोर्ड वाली बात, कि हर एलिमेंट का जो चार्ज नंबर है वो यूनिक है, वो सेम नहीं है किसी भी दूसरे एलिमेंट के चार्ज नंबर के साथ। सो H.G. मोज़ले आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सरेज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स found that each element possesses different energy from the other element, and he also observed that the charge number of an element is different from the charge number of other element। तो जब उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हर एलिमेंट का चार्ज नंबर यूनिक है, डिफरेंट है दूसरे नंबर से, तो उसने इस चार्ज नंबर को एटॉमिक नंबर का नाम दे दिया। तो इस तरह H.G. मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, और साथ में उसने ये भी कहा कि एलिमेंट्स को हम इस एटॉमिक नंबर की बेस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, विच वाज द अरेंजमेंट बेस्ड अपॉन द बाय मेंडलीव। तो उसने ये कहा कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर देन द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ बेटर वे। तो इस तरह उसने एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और एलिमेंट्स को नए तरीके से अरेंज करने का भी तरीका बताया। जब एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस हो गई तो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाने लगा, जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व होने लग गई। लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, तो उन एलिमेंट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस किया गया था मेंडलीव टेबल में। तो एटॉमिक नंबर की बेस पे जब अरेंज किया गया तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। आइसोटोप्स का मसला भी सॉल्व हो गया, नोबल गैसेस का मसला भी सॉल्व हो गया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स की पोजीशंस का मसला भी सॉल्व हो गया। तो जो भी प्रॉब्लम्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में
आई थी वो एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद वो रिजॉल्व हो गए। अब हम ये देखते हैं कि वो जो मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट के लिहाज से बात की, उसके बाद कौन कौन से लोगों ने किस तरह उसी पीरियोडिक टेबल में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन की। H.G. मोज़ले के एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट के बाद मुख्तलिफ लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई, मॉडिफिकेशन लाई। So after the discovery of atomic number and introduction the term of atomic number, the Demings proposed the 18 column periodic table which is now known as the modern periodic table। तो डेमिंग ने उस वक्त 18 कॉलम पीरियोडिक टेबल प्रपोज की और ये पीरियोडिक टेबल इस तरह वेल नोन हो गई कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया गया और लाइब्रेरीज़ के अंदर इसको प्लेस किया गया, करिकुलम्स के अंदर इसको प्लेस किया गया और इसकी पब्लिकेशंस की गई और उस वक्त इस पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट कर लिया गया, फुली एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद सीबोर्ग था। सीबोर्ग ने ये प्रपोज किया कि जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स को अलग से प्लेस किया जाना चाहिए, मस्ट बी प्लेस्ड सेपरेटली। और उसने ये क्यों कहा कि उनको प्लेस क्यों किया जाना चाहिए सेपरेटली, क्योंकि उनके पास एफ सब शेल है। सीबर्ग के कहने से पहले एक्टिनाइड्स को और लेंथेनाइड्स को डी ब्लॉक ही कंसीडर किया जाता था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता था। उनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कहा जाता था और उसमें उनको ये कहा जाता था और जो एक्टिनाइड्स हैं वो डी सब शेल का ही हिस्सा है, उनके पास डी सब शेल होता है, तो उनको बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही अरेंज करना चाहिए। लेकिन सीबोर्ग ने मुख्तलिफ एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स डिस्कवर भी किए और साथ में उसने ये भी बताया कि इस एक्टिनाइड्स सीरीज़ में, एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स में एफ सब शेल होता है और एफ सब शेल की बेस पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं करती डी सब शेल वाले एलिमेंट्स के लिहाज से। तो इस वजह से उसने प्रपोज किया कि इन एक्टिनाइड्स को अलग से प्लेस किया जाना चाहिए। जब उसने ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर की तो उसके कोलीग्स ने, उसके कोवर्कर्स ने उसे ऐसा करने से रोका। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती, तुम्हारी बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हारा काम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा इवन के तुम्हारा कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। तो सीबोर्ग ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और अपने काम को पब्लिश कर लिया गया और उसके पब्लिश करने के कुछ अरसे के बाद उसकी इस बात को सही माना किया, एक्सेप्ट किया गया और इसी बेस पे एक्टिनाइड्स को अलग से सेपरेट करना और एक्टिनाइड्स की डिस्कवरी की बेस पे सीबोर्ग को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट्स लाई। जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मेंडलीव की इम्प्रूवमेंट्स के बाद, H.G. मोज़ले के हवाले से, डेमिंग के और सीबोर्ग की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद डेवलप की गई। अब ये बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती। देयर आर मोर देन 700 पीरियोडिक टेबल विच आर प्रपोज टिल नाउ। उनमें से कुछ पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो जो वेल नोन भी हैं और फेमस भी हैं, उनमें से कुछ पीरियोडिक टेबल का नाम यहाँ पे बता देता हूँ। उनमें से एक पीरियोडिक टेबल है थियोडोर बेनफी की स्पायरल फॉर्म। इसी तरह कॉटिन्स की क्लासिफिकेशन, रिंगलेज लेमिना सिस्टम, जिंगरेल्स हेलिक्स, डिफॉर्ज ट्री, एस्टोज टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, जॉनेट लेफ्ट स्टेप टेबल, रेस ट्रैक पीरियोडिक टेबल, कर्ल्ड रिबन पीरियोडिक टेबल, एडोमैन पीरियोडिक टेबल, रिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, सर्कुलर पीरियोडिक टेबल, फ्लावर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बाइनरी इलेक्ट्रॉन शेल पीरियोडिक टेबल, पिरामिडल पीरियोडिक टेबल, 4D इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट सरकेसिटी एंड पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स।
So these are the different forms of the periodic table which are proposed till now, and these are some of those. As I told you earlier that there are more than 700 periodic tables which are proposed now, and those are in the form of spiral, cube, square, 2D or 3D, in the form of horizontal rows or column, in the form of tree, in the form of pyramids. There are different forms or shapes of the periodic table, in which more than 700 forms of the periodic table are proposed till now. So in these 3 lectures we discussed about the historical background and the evolution of the periodic table till the formation of modern periodic table. Hi everyone, welcome back with another stunning video about the periodic classification of the elements and periodicity. Today we are going to discuss about the classification which is done in the periodic table. आज के इस लेक्चर में हम एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम उसके बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है, जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो डिफरेंट बेसिस पे है। एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज की बेस पे, सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेस पे या डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो किसी को एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट की गई है वो स्ट्रक्चर की बेस पे भी की गई है। एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो उनके मेटालिक कैरेक्टर की बेस पे भी की गई है। तो डिफरेंट बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की गई है, आज हम उस क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। So periods are the arrangement of the elements which are along the lines of the page. Horizontal rows जो होती हैं periodic table के अंदर जिसमें elements को arrange किया गया है, उनको periods कहा जाता है। So periods are the horizontal rows of the periodic table. So there are 7 periods, जिनको 1 to 7 numerals से represent किया जाता है। So today we are going to discuss about the classification of elements which are made in the periodic table. So उससे पहले हमें periodic table के अंदर जो elements की arrangement है periods और groups की शक्ल में, हमने उसको arrange करना है। So what are periods? So today we are going to discuss about the classification of elements in the periodic table which is based upon the different factors. So पहले हम एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में, हम उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर पीरियड्स एंड ग्रुप्स? पहले हम पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं। सो पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट आर पीरियड्स? द पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है जो अलोंग द लाइंस ऑफ द पेज होती है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। तो हॉरिजॉन्टल रोज की शक्ल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, उन अरेंजमेंट्स को पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं। सो देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमरल्स 1 to 7। हम इन पीरियड्स को 1 to 7 into 1 2 3 4 5 6 and 7 इन न्यूमरल्स से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पीरियड जो है उसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। द फर्स्ट वन पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। एंड व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स आर ओनली द हाइड्रोजन एंड हीलियम। So first period is consisting of only 2 elements, hydrogen and helium. The hydrogen is belonging to the S block and the helium is belonging to the P block. ब्लॉक्स क्या होते हैं वो हम इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक से रिलेटेड है और हीलियम जो है वो P ब्लॉक पे प्लेस किया गया है। The second period and the third period are consisting of 8 element each. Second और third period दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं और इन पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स का नाम दिया जाता है। इन 8 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स
एस ब्लॉक में से और 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में से। इन 8 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक में प्लेस्ड है और 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में प्लेस्ड है। तो सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं और इनको शॉर्ट पीरियड का नाम दिया जाता है। द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड दोनों को लॉन्ग पीरियड्स का नाम दिया जाता है और इन दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स are consisting of 18 elements each। अब इन 18 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक में से, 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में से और 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में से। तो टोटल ये 18 एलिमेंट्स हो गए और ये 18 एलिमेंट्स फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में मौजूद होते हैं। सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड इनको वेरी लॉन्ग या एक्स्ट्रा लॉन्ग पीरियड्स का नाम दिया जाता है और इन दोनों पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। द सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आर कंसिस्टिंग ऑफ 32 एलिमेंट्स ईच एंड दोज आर कॉल्ड द लॉन्ग, वेरी लॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग पीरियड। हम इन 32 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक में से, 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में से, 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में से और 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में से रिजाइड करते हैं। तो इस तरह ये टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। करंट सिचुएशंस के मुताबिक जो अप टू डेट पीरियोडिक टेबल है उसके मुताबिक 118 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हो चुके हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ऐड हो चुके हैं। लेकिन हमारे जो ओल्ड पैटर्न की बुक्स हैं उसके मुताबिक जो 7th पीरियड है वो टिल इनकम्प्लीट है, इसमें 123 या 126 एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है। लेकिन वो बुक्स काफी ओल्ड पब्लिशिंग की है, ओल्ड एडिशन की है। अगर हम अप टू डेट बात करें तो अब तक 32 एलिमेंट्स पूरे डिस्कवर हो चुके हैं और 7th पीरियड के अंदर ऐड भी किए जा चुके हैं। अभी जो एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है पीरियड्स के अंदर वो डिफरेंट होती है। हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होती है और ये वाली जो बात है वो एस और पी ब्लॉक के लिए एग्जैक्टली फिट है। The properties of the element, especially the chemical properties of the elements, are different from each other in periods। और ये बात S और P ब्लॉक के लिए फिट है। D ब्लॉक में ये बात थोड़ी सी कम हो जाती है। पीरियड के अंदर D ब्लॉक में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ न कुछ रिजेम्बलेंस पाई जाती है। इसी तरह F ब्लॉक के अंदर ये रिजेम्बलेंस बढ़ जाती है। मतलब हम जनरली कह रहे हैं कि पीरियड्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये बात जो है वो एस और पी ब्लॉक के लिए फिट है। डी ब्लॉक में ये बात थोड़ी सी वीक हो जाती है, उन एलिमेंट्स के अंदर पीरियड्स के अंदर रिजेम्बलेंस पाई जाती है। एफ ब्लॉक के अंदर इन एलिमेंट्स में रिजेम्बलेंस थोड़ी सी और भी बढ़ जाती है। अब जो एफ ब्लॉक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये 6th और 7th पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को रेयर अर्थ्स भी कहा जाता है। चूंकि ये एलिमेंट्स अर्थ के अंदर बहुत रेयर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, इस वजह से इनको रेयर अर्थ्स भी कहा जाता है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं और ये अपने अंदर वाले शेल्स, अपने अंदर वाले सब शेल्स बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो इस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। साथ साथ इनको एक और टर्म से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको कोर एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन का नाम दिया जाता है। मतलब ये अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, तो इस लिहाज से इनको कोर एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन का नाम भी दिया जाता है। तो ये ब्रीफ सा और कुछ कंप्रीहेंसिव सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द पीरियड। नाउ वी लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्रुप्स। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन व्हिच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं टॉप टू बॉटम, वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं प्रॉपर्टीज की बेस पे।
इट मींस एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करती है, रिजेम्बलेंस रखती है। सो द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स हैं। पहले 8 ग्रुप्स थे, लेकिन फिर उनको सब डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स ए और बी में। तो अब टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं और उनको सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइड किया गया। अब उन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इन ग्रुप्स को फैमिलीज भी कहा जाता है, मतलब इन ग्रुप्स को, इन वर्टिकल कॉलम्स को फैमिलीज भी कहा जाता है। एक ग्रुप एक फैमिली भी कहलाता है। अब इन फैमिलीज को स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं, जिस तरह हमने स्पेशल नेम्स दिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड की जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है वो लेंथेनम एलिमेंट के बाद आती है। एक्टिनाइड्स की जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है वो एक्टिनियम एलिमेंट्स के बाद आती है। तो ये स्पेशल नेम दिया गया। इसी तरह जो ग्रुप्स होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, उनको भी स्पेशल नेम दिया जाता है और वो स्पेशल नेम उनकी किसी टिपिकल प्रॉपर्टी की बेस पे होता है। या तो फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टी की बेस पे होगा, या पहले और दूसरे मेंबर की कोई प्रॉपर्टी की बेस पे होगा, या उनकी अपीयरेंस के लिहाज से, उनकी अपीयरेंस के लिहाज से कोई स्पेशल नेम दिया गया। तो तकरीबन तमाम ग्रुप्स को ही कोई स्पेशल नेम दिए गए हैं। उनमें से कुछ स्पेशल नेम्स और उनके ग्रुप्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नाम लेते हैं अल्कली मेटल्स का। तो अल्कली मेटल्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1A एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं। ग्रुप 1A इज कॉल्ड द अल्कली मेटल्स एंड व्हाई दीस आर कॉल्ड सो। तो इनकी दो रीजंस की बेस पर हम बात करते हैं। जब लकड़ियों को जलाया जाता है उनके अंदर जो राख बनती है, उन राख के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो इन अल्कली मेटल्स के होते हैं। मतलब ग्रुप 1A के भी होते हैं, ग्रुप 2A के भी होते हैं, अल्कली मेटल्स के भी होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी होते हैं। अरबिक जुबान में उन एशेज को, उन राख को अल्कली कहा जाता है। तो इस बेस पे भी इन मेटल्स को अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। दूसरी रीजन कि ये है कि जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। सो व्हेनेवर द अल्कली मेटल्स, these metals react with water, they produce a strong alkaline solution. That's why these are called the alkali metals. तो इस तरह आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि सोडियम ने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बनी है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इन मेटल्स का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो हीट एनर्जी रिलीज होती है इस हाइड्रोजन गैस के जलने की वजह बनती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब सोडियम मेटल को वाटर में ऐड किया जा रहा है तो वहां पे एक क्रैक होता है, एक ब्लास्ट होता है, और वो जो ब्लास्ट होता है वो इस हाइड्रोजन गैस के जलने की वजह से होता है। तो जैसे ही अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वहां से उसको जलने की वजह बनती है। सिमिलर रीजन है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। इन मेटल्स की भी रीजन वही है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। साथ में रीजन क्या है कि इनका नाम के साथ अर्थ लिखा गया है। तो इसकी रीजन ये है कि ये अर्थ के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। So alkaline earth metals are called so because they react with water producing a strong alkaline solution, and also these are widely distributed in the earth crust. मट्टी के अंदर, रेत के अंदर, रॉक्स के अंदर जो सिलिकेट्स होते हैं, एल्यूमिनेट्स होते हैं, उनके साथ इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेटल्स मौजूद होते हैं, एटम मौजूद होते हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, etc. तो सेकंड ग्रुप 2A members are called the alkaline earth metals and group 1A members are called the alkali metals. इसी तरह कुछ दूसरे ग्रुप्स या फैमिलीज भी हैं जिनको कुछ स्पेशल नेम्स दिया गया है, तो आइए उनके बारे में भी। अब हम कुछ दूसरे ग्रुप्स या फैमिलीज के बारे में देखते हैं जिनको कुछ स्पेशल नेम दिया गया है। नेक्स्ट वन इज द पनिक्टोजेंस। पनिक्टोजेंस
सो पेनिक्टोजेंस आर द ग्रुप 5A मेंबर, जिसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। 5A ग्रुप या नाइट्रोजन फैमिली, इसको दूसरा नाम पेनिक्टोजेंस भी कहा जाता है। इसकी रीजन क्या है? अब आपको जिस मालूम है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% तक नाइट्रोजन है, 21% तक ऑक्सीजन है। अब इन दोनों गैसेस की मेजर कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर। नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर इस एटमॉस्फेयर के अंदर हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम कर दें, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा कर दें, तो ऑक्सीजन की हाई रिएक्टिविटी की वजह से यहाँ पे कंबस्टन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक अनस्टॉपेबल और अनलिमिटेड कंबस्टन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हर चीज जलने लग जाएगी, जल के राख में तब्दील हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की इस रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी को ज्यादा किया है। नाइट्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को रोक के रखती है, इनहिबिट करती है, रिटार्ड करती है। तो नाइट्रोजन की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है चोकिंग प्रॉपर्टी, इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी। तो उसी चोकिंग प्रॉपर्टी को ग्रीक लैंग्वेज में पनिक्टो कहा जाता है। तो पनिक्टो का मतलब है टू चोक, इट मींस टू इनहिबिट। और ये इनहिबिट किस चीज की है? नाइट्रोजन की इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी है, चोकिंग प्रॉपर्टी, कि वो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को चोक करके रखती है, इनहिबिट करके रखती है, रोक के रखती है। तो नाइट्रोजन की इस प्रॉपर्टी की वजह से, पनिक्टो प्रॉपर्टी की वजह से पूरी फैमिली को, पूरे ग्रुप को पेनिक्टोजेंस कहा जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं द नेक्स्ट स्पेशल नेम ऑफ अनदर ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड चाल्कोजेंस। द ग्रुप 6A ऑक्सीजन फैमिली को, ग्रुप 6A को चाल्कोजेंस कहा जाता है। अब इनको चाल्कोजेंस क्यों कहा जाता है? चाल ग्रीक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है कॉपर, और इसकी रीजन क्या है कि इनिशियली जो कॉपर हमें मिलता था और अभी भी ओर्स की शक्ल में मिलता है, वो मेनली फाउंड पाया जाता है ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की शक्ल में, लाइक Cu2O या CuO की शक्ल में, इसी तरह Cu2S इन सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स की शक्ल में पाया जाता है। तो कॉपर इन मेनली दो कंपाउंड्स की शक्ल में पाया जाता है और कॉपर को ग्रीक लैंग्वेज में चाल कहा जाता है। इस वजह से इस पूरे ग्रुप या पूरी फैमिली को चाल्कोजेंस कहा जाता है, और इस ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर है, तो इस वजह से इस पूरी फैमिली को ये नाम दिया गया। नेक्स्ट एक मोर फैमिलियर ग्रुप या फैमिली है जिसको हैलोजेंस का नाम मिलता है। सो ग्रुप 7A फ्लोरीन फैमिली, इसको हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। हैलो मींस साल्ट और जेन मींस जनरेटिंग या फार्मिंग। तो हैलो मींस साल्ट, इसकी रीजन ये है कि जब ये एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, तो वो साल्ट्स बना रहे होते हैं। तो जब भी हैलोजेंस एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, पोटाशियम, एटीसी, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। जब हैलोजेंस इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो साल्ट्स बनाते हैं। तो इनकी साल्ट्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी की वजह से इनको हैलोजेंस का नाम देता है, हैलो मींस साल्ट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैमिली या ग्रुप जिसको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। नोबल गैसेस का जो ग्रुप है वो ग्रुप 8A है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लास्ट ग्रुप है जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारी गैसेस हैं और उनको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। तो नोबल गैसेस जो है वो सारी गैसेस हैं और इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, या यूं कह लें नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो पहले इन गैसेस को इनर्ट गैसेस का नाम दिया जाता था। इनर्ट गैसेस इस वजह से कहा जाता था क्योंकि इनके कोई रिएक्शन ऑब्जर्वेबल नहीं थे, इनके कोई रिएक्शंस नोट नहीं किए गए थे, इनके कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं किए गए थे। तो इस वजह से इनको इनर्ट गैसेस का नाम दिया गया था, क्योंकि उस वक्त ये कंसेप्ट था कि इन गैसेस का कोई रिएक्शन नहीं है, ये गैसेस रिएक्शन शो नहीं करती। लेकिन बाद में मजीद इंप्रूवमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो जीनोन है
ज़ीनोन, वो जब रिएक्ट करता है स्पेशल कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में वो रिएक्ट करता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, लाइक ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड बनता है, ज़ीनोन ऑक्साइड बनता है, ज़ीनोन हेक्साऑक्साइड बनता है। तो इस तरह के ज़ीनोन के ये कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं ऑक्साइड्स या हेलोऑक्साइड्स की शक्ल में, और ये स्पेशल कंडीशन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये ऑब्जर्वेशन सामने आए कि नोबल गैसेस जिनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है वो तो रिएक्शन शो कर रही है, तो इस वजह से फिर उनका नाम चेंज करके इनर्ट गैसेस से नोबल गैसेस में रिप्लेस कर दिया गया। तो ये ग्रुप 8A है, इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। ये सारी की सारी गैसेस हैं, इनकी रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे कम होती है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। इनके अंदर हीलियम है जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है, उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंप्लीटली फिल होता है। बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन, ये सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। इनका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी लीस्ट होती है। Coinage metals, as it is shown from the name that these elements are used to make the coins. Gold, silver. So ग्रुप 1B पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1B है उनको coinage metals का नाम भी दिया जाता है। So these are the metals which are used and have been used for the manufacturing or production of the coin। मतलब पुराने दौर में जो दरहम, जो शर्फियां चलती रही है वो इन गोल्ड की या सिल्वर की बनी हुई होती थी। तो इन कॉइन्स बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से इन ग्रुप 1B एलिमेंट्स को coinage metals का नाम दिया जाता है। साथ में ये जो गोल्ड और सिल्वर है ये ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज होते हैं, और आपने देखा होगा कि ये जो ज्वेलरी होती है ये लंबे अरसे तक खराब नहीं होती, इनकी कोलिजन नहीं होती, इनको जंग नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स है इनकी रिएक्टिविटी कम है, ये लेस रिएक्टिव है, तो इन लेस रिएक्टिविटी की वजह से इनको नोबल मेटल्स का नाम भी दिया जाता है। सो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर आल्सो कॉल्ड द नोबल मेटल्स ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी। So these are the different groups or families which are given the special name due to their some typical property। अब हम इन्हीं एलिमेंट्स की दो और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक क्लासिफिकेशन की गई है ब्लॉक्स की शक्ल में जो कि उनके सब शेल यूज्ड फॉर द केमिकल बॉन्डिंग की बेस पे, और दूसरी क्लासिफिकेशन उनके मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। So now we move towards the another classification of the elements which is block। What is block? जब भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, कौन से शेल, कौन से सब शेल से आते हैं, तो इस सब शेल की नेचर की बेस पे एलिमेंट्स को ब्लॉक्स की शक्ल में डिवाइड किया गया है। So what is block? Block is basically is a set of elements which are unified on the base of subshell used for the chemical bonding। एक एलिमेंट अपने केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए कौन सा सबशेल यूज करता है, उस सबशेल की बेस पे एलिमेंट्स का एक सेट बनाया जाता है, उसको ब्लॉक का नाम दिया जाता है। तो अब तक 118 एलिमेंट्स तक जो एलिमेंट्स अपने सबशेल यूज करते आ रहे हैं वो 4 सबशेल्स हैं। So these are the 4 subshells still used now from the 118 elements of the periodic table। तो 4 सबशेल्स हैं S, P, D और F, और इन्हीं 4 सबशेल्स की बेस पे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। तो ये 4 ब्लॉक्स S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो S ब्लॉक जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अपना S सबशेल यूज करते हैं, and the elements which use their essential electrons for the chemical bonding are placed in the S block। अब S block जो है ये पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे है,
जैसा कि आप यहाँ पे पीरियड टेबल में देख भी सकते हैं, एस ब्लॉक जो है वो पीरियड टेबल की एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे। अब इन एस सब शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन है, जो कैपेसिटी है, वो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो एक एस सब शेल जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो इस लिहाज से 2 पॉसिबिलिटीज हुई कि एस सब शेल के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन 2 पॉसिबिलिटीज की बेस पे 2 ग्रुप्स बनते हैं एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, और वो कौन से हैं? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, यानी कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। So these are the 2 groups which are placed in the S block, and these are the elements which are using their S subshell for the purpose of chemical bond. अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक, द P ब्लॉक। सो P ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो अपना P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करते हैं फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। तो P सबशेल की जो अकोमोडेशन है वो है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। P सबशेल की जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इस लिहाज से 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो P सबशेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज की बेस पे 6 ग्रुप्स बनते हैं, और वो 6 ग्रुप्स कौन से हैं? ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक। तो ये 6 ग्रुप्स जो कि अपना P सबशेल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के लिए, तो उनको P ब्लॉक के अंदर रखा गया। इसी तरह D ब्लॉक है, तो D ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं जो D सबशेल यूज करते हैं। The electrons which are using their D subshell electrons for the chemical bonding are placed in the D block. There is the 10 electrons accommodation of the D subshell. D subshell की जो कैपेसिटी है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से 10 पॉसिबिलिटीज बनती है 1 से लेकर 10 तक, कि D सबशेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी होगी। तो उस बेस पे जो पॉसिबिलिटीज है तो 10 ग्रुप्स बनते हैं, और वो 10 ग्रुप्स कौन से हैं? 1B से लेकर 8B तक। तो ये 1B से 10B तक होने के बजाय 1B से 8B तक है, क्योंकि इसके अंदर 3 ग्रुप्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेस पे एक ही ग्रुप बनाया गया। तो the elements which are using their D subshell electrons are placed in the D block, and these elements are in the mid of the periodic table as you see in the periodic table. चौथा जो ब्लॉक है वो है F subshell F ब्लॉक का, और इसके अंदर वो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं जो अपना F सबशेल केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं। अब F सबशेल की जो कैपेसिटी है वो है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। F सबशेल कैन अकोमोडेट द 14 इलेक्ट्रॉन्स, उस लिहाज से 14 पॉसिबिलिटीज हुई और 14 ग्रुप्स हुए। अब इन ग्रुप्स को कोई प्रॉपर नंबरिंग नहीं दी गई, बल्कि ये 2 सीरीजेस है एलिमेंट्स की, 14 एलिमेंट्स की सीरीजेस है, जिनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो ये पीरियड टेबल की बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है 14 एलिमेंट्स की सीरीजेस है, और ये F ब्लॉक इनको कहा गया है क्योंकि ये अपना F सबशेल यूज करते हैं। अब SPDF के बाद G सबशेल आएगा। अब अल्फाबेटिकल ये जो SPDF सबशेल के नेम दिए गए हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की बेस पे है, लेकिन इसके बाद जो फर्दर सबशेल्स के नेम दिए जाएंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो नेक्स्ट जो सब ग्रुप आएगा या ब्लॉक आएगा वो होगा G ब्लॉक। अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो G ब्लॉक जो स्टार्ट होगा वो 121 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा। तो अब तक 126 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 121 से 126 तक जो है वो G ब्लॉक में प्लेस किए जाएंगे, लेकिन अभी उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिहाज से काम जारी है। जब उनके फाइनलाइज हो जाएगा तो G ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को भी प्लेस किया जाएगा। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि ब्लॉक है, जिसमें एलिमेंट्स को अपने सबशेल की यूजिंग की बेस पे क्लासिफाई किया गया। अभी इसी ब्लॉक्स की क्लासिफिकेशन के अंदर हम ये जो S और P ब्लॉक है, इन दोनों को नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। The S and P block elements are called the normal or typical or representative elements. ये जो D ब्लॉक है, D ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेस टिपिकल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जो कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की सीरीज हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि मेटालिक कैरेक्टर की बेस पे है। इस मेटालिक कैरेक्टर की बेस पे एलिमेंट्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के विच कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली। और ये इनकी कंडक्शन होती किस वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं उनकी कंडक्शन की रीजन ये है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं कहां पे पाए जाते हैं? पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे S ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल की मिड पे D ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे F ब्लॉक। इट मींस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो चार ब्लॉक्स हैं उसमें से तीन ब्लॉक मेटल्स पर मुश्तमिल है, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे, मिड पे और बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटालिक इन नेचर। तो कितने एलिमेंट्स बनते हैं ये? ऑलमोस्ट 95 अमंग द 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स में से 95 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स के तौर पर बिहेव करते हैं और परसेंटेज के लिहाज से ये ऑलमोस्ट 80% बनते हैं। So 80% of the elements of the periodic table are metallic in nature. For example, इसके एग्जांपल में हम गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, कॉपर, आयरन, निकल, सोडियम, potassium, etc. So these are the elements which are good conductor of heat and electricity due to presence of free electrons, and these are abundant in nature. Almost 80% of the elements of the periodic table are metallic in nature. Next जो है वो है नॉन मेटल की क्लास। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स के अपोजिट है। So these are the elements which are poor conductor of heat and electricity. ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, पुअर या बैड कंडक्टर्स इनको कहा जाता है। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये गैसेस भी हो सकते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं लाइक आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर होते कहां पे हैं? टॉप राइट कॉर्नर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो P ब्लॉक के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है मेटलाइट्स की। मेटलाइट्स इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, यानी कि ये मेटल्स के तौर पर भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल्स के तौर पर बिहेव करते हैं, या इनको दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ये हाफ मेटल्स हैं और हाफ नॉन मेटल्स हैं। तो हाफ मेटल्स की बात की बेस पे इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। मेटलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द सेमी मेटल, हाफ मेटल, सेमी मीन हाफ। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पे पाए जाते हैं? टॉप राइट कॉर्नर पे नॉन मेटल्स हैं, लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं। तो इनके दरमियान में कुछ स्टेप्ड एलिमेंट्स हैं जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो ये कुछ लोअर मेंबर ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट्स, लोअर मेंबर ऑफ द ग्रुप 3A to 6A आर द मेटलाइट्स इन नेचर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, these are the elements which are acting as the metallites or the semi metals. So ये क्लास है जिसमें एलिमेंट्स को मेटालिक कैरेक्टर की बेस पे क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। सो आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से बात की, जिसमें हमने एलिमेंट्स की पीरियड्स के अंदर क्लासिफिकेशन,
ग्रुप्स के फॉर्म में क्लासिफिकेशन, ब्लॉक्स की शक्ल में क्लासिफिकेशन और मेटालिक कैरेक्टर की बेस पे मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स की शक्ल में क्लासिफिकेशन के बारे में बात है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स के बारे में बात की। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह एलिमेंट्स के पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो लाइक द वीडियो इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम देम, आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज, subscribe the channel and also press the bell icon for the further updates. So stay tuned.